देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने धन्यवाद समारोह का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं राज्य में महिलाओं को नौकरी में 30% 36 आरक्षण के मामले पर मुख्यमंत्री सीएम धामी का महिलाओं ने धन्यवाद किया। सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का समारोह का आयोजन किया गया था। महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहां पर धन्यवाद किया है। सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बीजेपी महिला मोर्चा की कई नेता भी मौजूद थी। तो देहरादून में आज सीएम आवास पर धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया था बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से, जहां पर राज्य में महिलाओं को नौकरी में 30% 36 आरक्षण दिए जाने पर महिलाओं ने बीजेपी महिला मोर्चा ने सीएम धामी का धन्यवाद किया, उनका आभार जताया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। महिला मोर्चा के आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा, सरकार ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अच्छी पैरवी की है। महिलाओं को 30% आरक्षण का कानून लागू किया है। आयुष्मान भारत योजना भी जनहित की योजना है। जनता को मुफ्त इलाज की गारंटी मिलेगी। इस योजना के जरिए आयुष्मान भारत योजना के तरह ही उसी की तर्ज पर जनहित योजना लाने जा रही है धामी सरकार। जनता को मुफ्त इलाज की गारंटी मिलेगी इस योजना से। आपको बता दें, धन्यवाद समारोह में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की और जहां पर उन्होंने महिलाओं को 30% का 36 आरक्षण जो मिला है उसको लेकर कहा कि इसके लिए सरकार ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी अच्छी की थी, जिसके बाद महिलाओं को 30% आरक्षण का कानून वो लागू कर पाए प्रदेश में। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, देहरादून में आज महिला मोर्चा के कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को 30% 36 आरक्षण दिए जाने को लेकर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में अच्छी पैरवी की, जिसके बाद प्रदेश में ये कानून वो लागू कर पाए हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास जो मुख्य सेवक सदन वहां पर बीजेपी की जो महिला मोर्चा उनके तरफ से आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या मौजूद रही और जो मुख्यमंत्री की तरफ से आरक्षण लाने का काम किया गया है, जिसे सरकार की तरफ से मंजूरी यहाँ पर मिल गई है अध्यादेश के रूप में। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद ये कानून के रूप में जो उसको बड़ी मान्यता मिली है, उससे महिलाओं को बड़ी राहत राज्य के भीतर मिलती नजर आएगी जी। उत्तराखंड सरकार लगातार महिलाओं के उन्नति की ओर लगातार यहाँ पर काम कर रही है। यही वजह रही जिस आरक्षण को हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था, उस आरक्षण को वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की गई, दूसरी तरफ विधानसभा में इस कानून को लेकर एक अध्यादेश लाने का काम किया गया ताकि उसे एक अच्छा कवरेज यहाँ पर मिल सके। और उसके बाद राजभवन से इस कानून को, इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद बाकायदा इसको लागू कर दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो राज्य की जो महिला है वो राज्य की नौकरियों में 30% आरक्षण के हकदार है और अब महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबला करती हुई नजर आएंगी और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य के विकास में अपना सहयोग देती हुई नजर आएंगी जी। बिल्कुल अभय, यहाँ पर उन्होंने एक और चीज कही कि आयुष्मान भारत योजना भी जनहित की योजना है और इसी की तर्ज पर वो उत्तराखंड में एक और योजना शुरू करने जा रहे हैं, जिससे जनता को मुफ्त इलाज की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही है। उसमें कह सकता है कि पहाड़ की जो महिलाएं जिन्हें पूर्व के समय में कह सकता है कि स्वास्थ्य की सुविधाओं अभाव में, स्वास्थ्य का जो अभाव था उसके चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जानमाल से उन्हें नुकसान उनका होता था। उसको देखते हुए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं यहाँ पर संचालित की जा रही है, जिसमें महिलाओं को मुफ्त इलाज यहाँ पर देने का काम किया जा रहा है। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति इस योजना से कवरेज होता हुआ नजर आ रहा है और हर व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आयुष्मान योजना में अगर कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो पा रहा तो उसको अटल जो स्वास्थ्य योजना है उस योजना से उसको कवर करने का काम किया जा रहा है। राज्य में किस प्रकार से जनहित के काम किए जा सकते हैं, जनता को कैसे लाभ दिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भी कह सकते हैं कि सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए और काम करती नजर आएगी। उस पर कोशिश सरकार की यही है
कि जो भी महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो प्रतिभावान महिलाएं, उनको एक बेहतर मंच प्रयास होती नजर आ रही है। जी, आप बने रहिए अभय हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भर्ती घोटाले पर सीएम धामी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। भर्ती घोटाले पर सीएम धामी का बयान सामने आया है और उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पहले की सरकारों में शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती थी। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार छुपता नहीं है और भ्रष्टाचार सामने आता है तो उस पर कार्रवाई होती है, कोई कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो। भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होती है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को निरस्त कर जांच शुरू की गई है। नई परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। सीएम धामी ने भर्ती घोटाले परीक्षाओं को लेकर यह बयान दिया और कहा कि उनकी सरकार में अगर कोई धांधली सामने आती है, भर्ती परीक्षाओं में कोई घोटाला सामने आता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होती है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, उसमें धांधली की बात सामने आई थी, भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया और नई परीक्षा की तिथि घोषित की है। वहीं उन्होंने पहले की सरकारों पर निशाना साधा है और कहा है कि पहले की सरकारों में शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, ना ही कुछ कार्रवाई होती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में ना तो भ्रष्टाचार छुपता है और ना ही भ्रष्टाचारियों को छुपाया जाता है, बल्कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। अभय कैंत्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, सीएम धामी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर एक बड़ा निशाना साधा है और भर्ती घोटाले को लेकर हमेशा भर्ती परीक्षाओं को लेकर धामी सरकार सवालों के घेरे में रहती है, जिस पर उन्होंने संकेत साफ दिए हैं और कहा है कि पहले की सरकारों में शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में न तो भ्रष्टाचार छुपता है, न ही भ्रष्टाचारियों को छुपाया जाता है। तो भर्ती घोटाले पर सीएम धामी का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें, हाल ही में उत्तराखंड में लेखपाल और पटवारी भर्ती में धांधली की बात सामने आई थी, पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद तुरंत राज्य सरकार ने भर्ती जो परीक्षा है उनको निरस्त करा दिया था और नई तिथि परीक्षाओं की घोषित की थी। और भर्ती घोटाले पर सीएम धामी का बयान सामने आया है और उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर, यानी कि पहले जो सरकारें थी उन पर निशाना साधा है और कहा है कि पूर्व की सरकारों में शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती थी, ध्यान नहीं दिया जाता था, शिकायतों को अनसुना कर दिया जाता था सरकार की तरफ से। लेकिन बीजेपी सरकार में न तो भ्रष्टाचार छुपता है, न ही भ्रष्टाचारियों को छुपाया जाता है। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। अभय, भर्ती घोटाले को लेकर धामी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रहती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बार विपक्ष पर ही निशाना साधा और पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोला और कहा कि भर्ती घोटाले के बारे में मामलों में पहले की सरकारों में शिकायतें नहीं होती थी, लेकिन उनकी सरकार में न तो भ्रष्टाचार छुपता है, न ही भ्रष्टाचारियों को छुपाया जाता है। ये कह सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का जो काम राज्य के भीतर में किया और उसके परिणाम ये कह सकते हैं कि चाहे उत्तराखंड में SSSC का भर्ती घोटाला हो या उसके बाद लोक सेवा आयोग में पटवारी भर्ती परीक्षा का मामला हो, दोनों ही मामलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्परता के साथ यहाँ पर काम किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई इस रूप में यहाँ पर की गई है कि जो नकल माफिया थे उन नकल माफियाओं को जेल में डालने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है कि उत्तराखंड में एक भयमुक्त माहौल हो और जो नकल माफिया यहाँ पर काम कर रहे थे उन नकल माफियाओं को यहाँ पर समाप्त किया जा सके। जो युवाओं के हकों पर डाका डालने का काम पूर्व में किया जाता था वो अब भाजपा सरकार में नहीं होगा। भाजपा सरकार पारदर्शी परीक्षाएं कराने के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा में जो आरोपी थे वो भी सलाखों के पीछे आ जाए और इसके अलावा जो अगली जो भर्ती परीक्षा है वो पारदर्शी रूप से भर्ती परीक्षाएं संपन्न हो सके, सरकार उसके लिए प्रयासरत है। जी अभय, भले ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का दावा किया जा रहा हो सीएम धामी की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से राज्य में भर्ती परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आती है, भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, पेपर लीक सामने आता है, वो कहीं ना कहीं सरकार के इन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर सरकार नकेल कसने में कामयाब है तो फिर इस तरीके से क्यों भर्ती परीक्षाओं में घोटाले की बात सामने आती है।
दीपिका, ये कह सकते हैं कि अभी तक जो पूर्व में जो कार्रवाइयां हुई थी उन सभी कार्रवाइयों से सरकार संतुष्ट नजर नहीं आ पा रही थी। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि जो आरोपी है उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर दी जा सके। सरकार यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पूर्व में जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहती है, और यही वजह कि जो नकल माफिया राज्य में पनप रहे थे उन सब पर नकल कसने का काम यहाँ पर कर रही है। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि लगातार अभी भी कई मामलों में जांच यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं होंगी उसके लिए सरकार की तरफ से पारदर्शी सिस्टम बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही राज्य के भीतर एक ऐसे नकल विरोधी सशक्त कानून को लाने का काम धामी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो देश भर में नकल माफियाओं के लिए तो एक नजीर बनेगा ही, सबक बनेगा ही। साथ ही एक ऐसा कानून भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा जिससे किसी भी प्रकार से कोई घोटाला इन भर्ती परीक्षाओं में नहीं हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय इन अपडेट्स के लिए आपका। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा 135 दिनों से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। जम्मू में अंतिम चरण में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस यात्रा का सकारात्मक असर दिख रहा है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा 135 दिनों से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। जम्मू में इस यात्रा का अंतिम चरण है, अंतिम पड़ाव पर यह यात्रा है और इस यात्रा का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। अनेकता में एकता की मिसाल बन गई है भारत जोड़ो यात्रा देश में। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने बताया कि 135 दिनों से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। 135 दिन हो चुके हैं, 135 दिन पहले ये यात्रा शुरू हुई थी। जम्मू में अब इस यात्रा का अंतिम चरण है, अंतिम पड़ाव पर यह यात्रा है। 30 जनवरी को समापन होना है और इस यात्रा का देश भर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अनेकता में एकता की मिसाल बन गई है भारत जोड़ो यात्रा। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को होगा। फिलहाल यात्रा का पड़ाव जम्मू कश्मीर में है। जम्मू में यात्रा रुकी हुई है, 30 जनवरी को समापन होगा। 135 दिन इस यात्रा को हो चुके हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। गाड़ियों का ब्यौरा मांगा गया है। ARTO विभाग से गाड़ियों के दस्तावेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ARTO को गाड़ियों के दस्तावेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। धामों के कपाट खुलने की तिथि तय होने के बाद पंजीकरण शुरू किया जाएगा 4 धाम यात्रा के लिए। वहीं यात्रा के दौरान गाड़ियों की जांच की जाएगी, यात्रियों की संख्या का आकलन किया जाएगा और इसके लिए डामजा, ब्रह्मपुरी, भद्रकाली में चेक पोस्ट खोले जाएंगे। पर्यटन विभाग पहली बार कतार प्रबंधन प्रणाली लागू करने जा रहा है 4 धाम यात्रा के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो रही हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियों के लिए गाड़ियों का ब्यौरा मांगा गया है ARTO से और गाड़ियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। गाड़ियों के दस्तावेज दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पहली बार 29 और 30 जनवरी को देहरादून के रायवाला में प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसको लेकर बीजेपी उत्तराखंड की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टी उत्तराखंड की जो ये नई प्रदेश की टीम बनी है और कार्य समिति का विस्तार जो होने जा रहा है, इसकी पहली बैठक 29 और 30 जनवरी को रायवाला में वुड्स रिजॉर्ट में होगी। इसमें 29 तारीख को हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, ITS, सोशल मीडिया के प्रभारी, इस श्रेणी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी बैठक 29 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर के देर रात्रि तक चली।
वहीं बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की शनिवार को घोषणा की। साथ ही प्रदेश कार्य समिति और विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की, जिसमें प्रदेश कार्य समिति में 165 सदस्य जहां नियुक्त किए गए तो वहीं विशेष आमंत्रित सदस्यों 46 नियुक्त किए गए। साथ ही स्थायी आमंत्रित सदस्यों की संख्या 25 रही। 25 स्थायी आमंत्रित सदस्यों को नियुक्त किया गया। वहीं मनवीर सिंह ने यह भी बताया कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर की गई हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। विशेषज्ञ समिति ने सभी नियुक्तियों को असंवैधानिक माना है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। विशेषज्ञ समिति ने सभी नियुक्तियों को असंवैधानिक माना है। 2001 से 2022 तक की सभी नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया गया है। 2016 से पहले की नियुक्तियों का परीक्षण के बाद फैसला किया जाएगा। काशीपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट नदीम की आरटीआई से सार्वजनिक हुई है ये रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है 2016 से पहले की नियुक्तियों का परीक्षण के बाद फैसला लिया जाएगा। जी हां, काशीपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट नदीम की आरटीआई सार्वजनिक हुई है। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में यह बड़ा अपडेट सामने आया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जी जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बड़ा अपडेट सामने आया है भर्ती घोटाले को लेकर। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में यह बड़ा अपडेट सामने आया है। विशेषज्ञ समिति ने सभी नियुक्तियों को असंवैधानिक माना है और कहा है 2001 से 2022 तक की सभी नियुक्तियां असंवैधानिक है। क्या कुछ जानकारी है? लेकिन आपको बता दूं, काशीपुर निवासी है नदीम, जो कि सीनियर एडवोकेट भी है, सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने ही आरटीआई में इस चीज का खुलासा किया है और 2001 से लेकर 2022 तक, यानी कि अब तक जो भी नियुक्तियां विधानसभा में हुई है, जिसकी संख्या 384 के आसपास है, वो सारी असंवैधानिक मानी गई है। यानी कि पूरी तरह जो नियुक्ति हुई है वो गैर कानूनी है। और आरटीआई रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि इस नियुक्ति के लिए ना तो कोई विज्ञापन निकाला गया, ना ही कोई अहर्ताएं मानी गई, और जहां जिसका मन आया उसके विधानसभा अध्यक्ष ने ये नियुक्तियां की। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह अब बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर थी, तो कांग्रेस से बीजेपी को हमलावर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सरकारें बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, दोनों ने ही अपनी मनमर्जी से ये नियुक्तियां की है। जी अवनीश जी, 2001 से 2022 तक की ये जो सभी नियुक्तियां हैं, इनको असंवैधानिक करार तो दिया गया है। अब इस पर सरकार का क्या कुछ एक्शन रहेगा इन नियुक्तियों को लेकर, क्योंकि इन नियुक्तियां तो पूरी हो गई होंगी? देखिए, आपको पता है कि कुछ जो 2016 के बाद के अभ्यर्थी थे जिन्होंने नौकरी ली थी, उनको तो सरकार ने पहले ही हटा दिया था। लेकिन अब मजबूरी रहेगी सरकार की कि 2016 से पहले जो कर्मचारी थे, जो अलग अलग सरकारों में लगे, उनको भी हटाए। तो अभी क्योंकि कुछ देर पहले ही आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है, मीडिया की सुर्खियां ये खबरें बन रही हैं। अब उसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, विधानसभा अध्यक्ष इस पर क्या लेती है, क्योंकि विधानसभा की बॉडी एक अलग बॉडी है जो इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी या निर्णय लेगी। तो देखने वाली बात है कि विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मसले पर क्या कहती है। बिल्कुल अवनीश जी, आरटीआई रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 2000 से पहले की जो नियुक्तियां हैं वो भी सवालों के घेरे में है। उन नियुक्तियों का भी पहले परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। यानी कि 2000 पहले की भी जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो भी अब जांच के घेरे में रहेगी। पूजा जी, मैं आपको ये बता दूं और दुरुस्त कर दूं कि उत्तराखंड 2002 में बना था और जो नियुक्ति हुई है वो 2001 से शुरू हुई थी जी। तो उसके बाद ही वो सारी प्रक्रिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो उत्तराखंड भर्ती घोटाले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। 2001 से 2022 तक की सभी नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया गया है। 2016 से पहले की नियुक्तियों का भी परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। काशीपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट नदीम की आरटीआई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आरटीआई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है, जिसमें यह खुलासा हुआ है उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। विशेषज्ञ समिति ने सभी नियुक्तियों को असंवैधानिक माना है।
वहीं देश और दुनिया में लगातार हो रहे साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश में आए दिन साइबर अपराध के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, उसने सिस्टम के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश में लगातार साइबर अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। पहला फोकस हमारा अवेयरनेस पर है। लोगों में साइबर हाइजीन जो प्रैक्टिसेस हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करना इत्यादि जो साइबर अवेयरनेस है उसके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर कोई विक्टिम बन जाता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, 1930 जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन है उसके बारे में भी लोगों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लगभग 4 करोड़ रुपए हमारे पिछले वर्ष में हमने अलग अलग वादियों के 1930 के माध्यम से लोगों के वापस कराए हैं, तो उसका जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके साथ ही जो बड़े बड़े जो लोगों के साथ साइबर क्राइम हो जा रहा है उसमें लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पिछले वर्ष में लगभग 90 से अधिक अभियुक्तों को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। पहला फोकस है हमारा अवेयर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।